नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश वर्णवाल की किताब एनसीईआरटी शार्ट संग्रह क्लास 6 to 12 प्रॉब्लम, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग जो है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका प्राचीन भारत में चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका होगा मौर्य युग। ठीक है, तो हम आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका मौर्य युग से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 10 और इसका पहला वीडियो आएगा और पार्ट नंबर 1। तो देखिए चैप्टर नंबर 10 मौर्य युग आ गया आपके सामने, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फिगर क्या है। तो संस्थापक जो थे आपके, संस्थापक जो मौर्य वंश के, वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने 322 ईस्वी से लेकर 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो लगभग 24 ईयर्स तक चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इनके पुत्र ने शासन किया था। इसके बाद आपका पुत्र अशोक, तो इनके पुत्र अशोक ने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, और अशोक ने लगभग 41 साल शासन किया था। और उसके बाद आपका जो है मास्की अभिलेख में जो है अशोक को अशोक ही कहते हैं। पुराण में इसका नाम अशोक वर्धन पड़ा है, ब्राह्मी लिपि में प्रियदर्शी कहते हैं अशोक को। ठीक है, तो मास्की अभिलेख में अशोक, ब्राह्मी लिपि में प्रियदर्शी, और आपका जो पुराण में अशोक वर्धन नाम मिलता है अशोक का। ठीक है, तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपका जो है बिंदुसार 298 से लेके 273 बीसी, और आपका जो अशोक 273 बीसी से लेके आपका 232 बीसी तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोक के उत्तराधिकारी। तो आपके अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो सबसे पहले आपका बंधुपालित, और ये आजीवक धर्म का उपासक था। ठीक है, और इसका जो समय था शासन का वो 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक, 8 साल तक उसका संप्रति। और ये आपके जैन धर्म का उपासक था, और इसका जो समय था 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व तक था। और आपका नेक्स्ट है शालिशुक। तो शालिशुक का समय जो था 215 ईसा पूर्व से लेकर 202 ईसा पूर्व तक था। देववर्मन, तो इसका जो समय काल था वो आपका 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट है सतधनवा। तो सतधनवा आपका जो इसका जो है समय काल 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट आपका बृहदत्त, तो ये आपका अंतिम मौर्य शासक था, और इसका समय 187 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 5 राजा ने 48 साल तक राज किया था। ठीक है, तो बंधुपाली, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सतधनवा, और अंतिम मौर्य शासक जो था उसका नाम था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। और तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो सबसे पहला पर चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व, इसका पुत्र बिंदुसार 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व, अशोक 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व, और उसके बाद आपके अशोक के उत्तराधिकारी तो बंधुपालित, इसका जो समय काल 232 से लेकर 224 ईसा पूर्व, संप्रति 224 से लेकर 215 ईसा पूर्व, शालिशुक 215 से लेकर 202 ईसा पूर्व, देववर्मन 202 से लेकर 195 ईसा पूर्व, सतधनवा 195 से लेकर 187 ईसा पूर्व, और आखिरी में बृहदत्त तो 187 से लेकर 184 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आपके मौर्य साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो पढ़ते चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया मौर्य वंश में, और ये पहले राजा थे। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से वेद चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया,
और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ठीक है, तो मौर्य वंश का शासन स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की, तो चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मुरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनवास पे रहती थी। ठीक है, बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि, तो बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे, तो नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे, और संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। ठीक है, तो बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे, और संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने जो सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। स्ट्रैबो, तो स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथम पाटलिपुत्रक था। ठीक है, तो पालीब्रोथम पाटलिपुत्रक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। और मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाखा दत्त ने 9वीं सदी में की थी। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस की नाटक की रचना जो है विशाख दत्त ने 9वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, 9th AD में। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर जो है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रथम अखिल भारतीय राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, तो सेल्यूकस ने कौन कौन सा क्षेत्र दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और आपका जो सिंध के पश्चिम का क्षेत्र। ठीक है, 500 हाथी लेकर। इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक है, और इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एपियानस ने किया। ठीक है, तो आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना का जो विवाह है उसका जो विस्तृत जो उल्लेख है वो एपियानस ने किया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। प्रशासनिक संगठन, तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यंक वंशीय बिंबिसार के समय आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ठीक है, मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। तो मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया, और इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिमी हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक फैला होता है। तो हिंदुकुश नीचे आपका जो है कर्नाटक, और पूर्व आपका मगध, और पश्चिम आपका जो है सौराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो सेल्यूकस ने अजय मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, और इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र की ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थी। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया। तो प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, और जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। ठीक है, तो प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। ठीक है, तो जिला या निकायों में प्रांतों को विभक्त किया गया था।
और जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक, तो जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, ठीक है। और जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था, समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था, ठीक है। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे, तो एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। और स्थानीय से छोटी एक प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी, और जिसमें 400 गांव के सम्मिलित किया गया था। और 200 ग्रामों का समूह खरवाटिक कहलाता था, तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो आपका जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, जो कि समाहर्ता के कंट्रोल में रहता था, ठीक है। और एक स्थानीय में आपका 800 गांव रहते थे, और स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी, और जिसमें आपके 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो स्थानीय में 800 गांव, तो द्रोणमुख में 400 गांव, ठीक है। और 200 गांव का जो समूह था उससे खरवाटी कहलाता था, तथा 100 गांव को संग्रहण कहता था, ठीक है। तो स्थानीय में 800 गांव, द्रोणमुख में 400 गांव, और आपका जो खरवाटिक में 200 गांव, और जो है संग्रहण में 100 गांव होते थे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 4 नाम दिए गए, तो स्थानीय, द्रोणमुख, खरवाटिक और संग्रहण, ठीक है। और शासन की सबसे छोटी का एक गांव थी, ठीक है, और जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था, ठीक है। ग्रामीणों के कार्य पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण कर रखते थे, ठीक है। तो ग्रामीणों के कार्य पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांव की थी, ठीक है। तो एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांव की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे, ठीक है। तो प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे, ठीक है। और ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। तो ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी, ठीक है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है, और राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। और सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामत अथवा आमात्य कहा गया है, और जिनकी संख्या 18 थी, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया, ठीक है। और सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामत अथवा आमात, ठीक है। तो तीर्थ, महामत या फिर आमात आपका एक ही नाम है, ठीक है। ये आपके शीर्ष अधिकारी थे, सबसे ऊंचे अधिकारी टॉप पोस्ट पर, ठीक है। और इनकी संख्या 18 थी, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। और मौर्य नौकरशाही, तो मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी, और सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन जो 6 समितियों करती थी, और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, ठीक है। तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 6 समितियां कर देती, और प्रत्येक समिति में आपके 5-5 जो सदस्य होते थे। तो यहाँ पर आपका समिति का नाम है, और इधर आपका कार्य। तो प्रथम समिति जो है कार्य करती थी, उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्री, आपका जो भी छोटे मोटे काम है उसके जो है उसको देखती थी, ठीक है। उसको द्वितीय समिति, तो द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी। तो आपके जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है उनके ऊपर जो है नजर रखना, ठीक है। तृतीय समिति जो थी वो आपका जन्म मरण का ब्यौरा, तो आपका जन्म क्यों हुआ और उनकी मृत्यु का भी उसके बारे में ये रखता था, ठीक है। चतुर्थ समिति, तो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल, तो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करता था चतुर्थ समिति। पांचवा समिति था वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, तो आपका जो भी सामान बिक रहा है उसका निरीक्षण कर रहा था पांचवा समिति, ठीक है। और छठा समिति जो था बिक्री कर वसूलता था, तो बिक्री कर वसूलता था आपका छठा समिति, ठीक है। तो आपका शेयरिंग टैक्स, ठीक है।
तो आपका प्रथम समिति उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करते थे, ठीक है। और द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही की जो है को देखती थी, ठीक है। और तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पांचवी समिति जो थी वस्तुओं की विक्रय का जो निरीक्षण। और छठी समिति बिक्री कर वसूल करना, ठीक है। ये समितियां सफाई, विदेशों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाटू और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की, तो चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं अस्थायी सेना रखना, ठीक है। विशाल एवं अस्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। और कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगनी, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थी और सीमांतों के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे और जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल व अनंतपाल करते थे, ठीक है। तो कौटिल्य एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगनी, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थी और सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, ठीक है। और जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अनंतपाल करते थे, ठीक है। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौ तथा सवारी में विभक्त थी, ठीक है। तो पैदल हो गया, एक आपका घोड़े से, एक हाथी से, ठीक है, और रथ से, नौ से और सवारी से, ठीक है। तो ये 6 समितियों में विभक्त थी। आंतरिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी और दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। और संपूर्ण साम्राज्य में गुप्त पुरुषों, गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, ठीक है। तो संपूर्ण साम्राज्य में गुप्त पुरुषों, गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, ठीक है। तो आपके जो दंडपाल थे वो आपके पुलिस विभाग का प्रधान था, ठीक है। तो पुलिस विभाग का जो आपका है, जैसे कि नगर में जो आपके जैसे अभी एसपी है उस समय आपके दंडपाल थे, ठीक है। और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी, ठीक है। गुप्तचर विभाग, तो गुप्तचर विभाग क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित थी और इस विभाग में कई गुप्त पुरुष गुप्तचर होते थे जो महामात्य के अधीन काम करते थे और इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नांकित है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था और इस विभाग में कई गुप्त पुरुष गुप्तचर होते थे जो महामात्य के अधीन काम करते थे, ठीक है। तो संचार आपके जो है गतिमान गुप्तचर थे, तो संचार आपके गतिमान गुप्तचर। संस्था आपके एक जगह रहकर काम करने वाले गुप्तचर। प्रतिवेदक विशेष संवाददाता और इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिस लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर चर जो था आपका अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर था और गुप्त पुरुष
अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर था। ठीक है, तो इसको जो है गुड़ पुरुष जो है गुड़ पुरुष के बारे में अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, तो संचार आपका गतिमान गुप्तचर, संस्था एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर, प्रतिवेदक तो विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी तो लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। ठीक है, और चर और गुड़ पुरुष जो थे आपके अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर थे। ठीक है, साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। ठीक है, किसानों से वसूले गए टैक्स कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाती थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। ठीक है, तो नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। ठीक है, आपका टैक्स एक तरह का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जो समय काल था वो आपका 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और यूनानियों ने इसे अमित्रिकेटस, ठीक है, तो अमित्रिकेटस का है। ठीक है, बिंदुसार को या अमित्रघाट का है और जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो अमित्रघाट या फिर अमित्रिकेटस। और बिंदुसार के विभिन्न नाम, तो जो आपके बिंदुसार के जो विभिन्न नाम है, तो अमित्रिकेटस ग्रंथ एवं लेखक। तो आपके जो अमित्रिकेटस नाम जो मिला बिंदुसार को वो आपका यूनानी ग्रंथ से मिला है। आतली द्रोचडस, तो आतली द्रोचडस स्ट्रैबो। अमित्रघाट, तो अमित्रघाट आपके संस्कृत ग्रंथ से मिला है और इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रचट्टस, तो अमित्रचट्टस मिला आपका एथेनियस ने कहा है। ठीक है, एथेनियस ने। अमित्रखंड, तो अमित्रखंड आपका संस्कृत ग्रंथ में मिला है अमित्रखंड नाम और इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंह सेन जैन ग्रंथ से मिला है। ठीक है, सीम सेन राजवाली कथा में मिला है बिंदुसार का नाम। ठीक है, मद्रसार जो नाम है वो आपका वायु पुराण से मिलता है और बिंदुपाल जो नाम है वो आपका फा तमिल चुलिन चीन साहित्य जो है उससे मिला है। ठीक है, तो फा तमिल चुलिन ने चीनी साहित्य में ये जो है नाम दिया था बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुपाल। ठीक है, तो अमित्रकेटस यूनानी ग्रंथ में अमित्रचेटस आतली द्रोचडस, तो आतली द्रोचडस आपका स्ट्रैबो ने ये नाम बताया है। अमित्रघाट संस्कृत ग्रंथ में। ठीक है, अमित्रचटस, तो अमित्रचटस जो है एथेनियस ने कहा है। अमित्रखंड आपको जो है संस्कृत ग्रंथ में, सिंह सेन जैन ग्रंथ में, सिम सेन राजवली कथा में, मद्रसार वायु पुराण में और बिंदुपाल आपका चीन साहित्य में मिला है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग नाम था बिंदुसार का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था और बिंदुसार के दरबार में पिंगलावस नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबद्ध था। ठीक है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान जो है खल्लाटक था। ठीक है, तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार, तो बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की थी। तो दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने जो है बिंदुसार को पास भेजा था। ठीक है, तो एंटियोकस कौन था आपका सीरिया का शासक था। ठीक है, बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, मिस्र के शासक
तो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस, ठीक है, तो एंटियोकस ने किसको भेजा था, तो डायमेकस को, और फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने किसको भेजा था, तो डायनोसियस को, ठीक है। और ये जो है आपका जो मिस्र के शासक ने अशोक के राज दरबार में जो है डायनोसियस को भेजा था, ठीक है। तो मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के राज दरबार में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु, तो बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका अशोक के बारे में, ठीक है। तो अशोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम, और आपका चैप्टर नंबर 10 का वीडियो नंबर 2 कल आएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर भी, ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम अशोक से पढ़ेंगे, ठीक है।